अगर मैं आपसे पूछूं किसकी वजह से मिडल ईस्ट में ये आग लगी पड़ी है, क्यों पूरा मिडल ईस्ट जल रहा है, आप में से कुछ कहेंगे इसके पीछे पैलेस्टाइन है, या आप कहेंगे हमास है, या कोई कहेगा इसराइल है, कोई कहेगा ईरान है, कोई ये भी कहेगा कि अरब कंट्रीज हैं, कोई कहेगा अमेरिका है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं ये जो विध्वंस है, इसके पीछे जो कंट्री रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है ब्रिटेन। और ब्रिटेन का वो प्रॉमिस जो उसने पूरा नहीं किया, ब्रिटिश प्रॉमिस जिसने पूरे मिडल ईस्ट को तबाह कर दिया। ये पूरे पैलेस्टाइन का युद्ध, ये जंग ब्रिटेन की वजह से हो रही है, उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की वजह से हो रही है। तो आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो असल में इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि इसराइल पैलेस्टाइन से आगे कैसे ब्रिटिश वादों ने पूरे मिडल ईस्ट को तबाह किया। कुछ ऐसे वादे जो अगर पूरे कर दिए गए होते तो शायद आज ये तबाही का मंजर हमें देखना ना ही पड़ता। चलिए जानते हैं इस सबको डिटेल में। और सबसे पहले समझिए विवाद किस चीज का है। विवाद है पैलेस्टीन का। पैलेस्टीन क्या है? पैलेस्टीन एक जगह का नाम है। पैलेस्टीन एक लैंड के ऊपर अधिकार की लड़ाई है। यानी इस हिस्से में कोई भी व्यक्ति अगर रहता है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो यहूदी या जीव है, वो कहलाएगा पैलेस्टीनियन। जो पैलेस्टीन के इलाके में रहते हैं, फिलिस्तीन में रहते हैं, वो फिलिस्तीनी लोग कहलाते हैं। तो वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं। और यहां पर जो विवाद है वो अभी जिन्हें हम पैलेस्टीन कहते हैं वो यहीं पे रहने वाले लोग हैं वर्सेस जो इजरायली ज्यूज हैं जो बाहर से आए हैं उनके बारे में कहा जाता है। तो पहले हमें समझना पड़ेगा असल में ज्यूज आए कहां से और कैसे यहां बसने लग गए। असल में ज्यूज का, क्रिश्चियंस का और मुस्लिम्स का जो सबसे होलीएस्ट प्लेस में से एक है वो एक ही जगह है, वो जगह है जेरूसलम। ज्यूज का मानना है कि पहले ये भी कई सारे भगवानों में मानते थे और इब्राहिम ने सबसे पहले आकर एक भगवान को पूजना शुरू किया या मानना शुरू किया। और उसे वरदान मिला था कि वो, इसे वरदान में आम भाषा में कहना, उसको एक प्रॉमिस किया गया था गॉड के द्वारा कि एक प्रॉमिस लैंड मिलेगा उसे जो असली जमीन है ज्यूज की। और वो जमीन थी इजराइल में या फिलिस्तीन में, जिसे आज आप कह सकते हैं, जेरूसलम का इलाका उसमें था। तो प्रॉमिस लैंड की बात थी और कहा यह जाता है कि वो प्रॉमिस लैंड ढूंढते ढूंढते अब्राहम जो पहुंचा तो वही इजराइल की जगह है। और इजराइल असल में जो ट्राइब्स हैं उससे बना हुआ एक ग्रुप है। इजरायली नेशन की अगर हम बात करें तो 12 ट्राइब्स से मिलकर इजरायली नेशन बनता था। मैं इतिहास की बात कर रहा हूं, आज की नहीं। और उस समय में यहां पर एक स्ट्रांग अंपायर भी हुआ करती थी ज्यूज की, और वो रूल किया करते थे पूरे इस ज्योग्राफी के ऊपर। हजारों साल पहले की बात कर रहा हूं, जब ना क्रिश्चियनिटी थी ना इस्लाम था उस समय में। तो सबसे इंपॉर्टेंट किंग थे किंग सोलोमन, जिन्होंने सबसे पहला टेंपल भी बनाया था। और किंग सोलोमन के अंदर अपनी पीक पर थी इजराइल की अंपायर, द किंगडम ऑफ इजराइल। और उनके बाद उनके बेटे डेविड आए। लेकिन डेविड जब आए तो कई जो ट्राइब्स हैं उन्होंने मानने से मना कर दिया कि सोलोमन के वारिस डेविड हैं और वो लीड कर पाएंगे। तो जो इजराइल का किंगडम था वो दो हिस्सों में बट गया, एक किंगडम ऑफ इजराइल और एक किंगडम ऑफ जूडा में। लेकिन इस बंटवारे के बाद ये किंगडम कमजोर हुआ। उसके बाद ये अपने आसपास की कंट्रीज से, जैसे असीरियन अंपायर से लड़े हार गए, बेबीलोनियन से लड़े हार गए, और यहूदियों को यानी ज्यूज को यहां से निकलकर भागना पड़ा। जो अलग अलग ट्राइब्स यहां रहा करती थी उन सबको यहां से निकलना पड़ा। 12 ट्राइब्स की बात की जाती है हेब्रू किताबों में। उन सबको यहां से निकलना पड़ा और वो सब निकलकर अलग अलग जगह गए। बेबीलोनियंस ने जूडा पे कब्जा कर लिया, जो एसिरियंस थे उन्होंने इजरायलियों पे कब्जा कर लिया, और इस तरह से जो यहूदी हैं वो बाकी जगह निकलना स्टार्ट हुए। वहां से वो ज्यूइश निकलकर कुछ यूरोप गए, कुछ नॉर्थ अफ्रीका गए और दुनिया भर में फैल गए। उनका डायस्पोरा दुनिया भर में फैला, जो वहां पहुंचकर काफी उन्होंने व्यापार किया और अपने लिए समृद्धि हासिल की। ये सब सालों तक चलता रहा, लेकिन कई जगहों पर उन्हें बार बार डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। तो हमेशा कहीं ना कहीं ज्यूइश कम्युनिटी जो डायस्पोरा थी उसके मन में जरूर रहता था कि वहां वापस जाना है। लेकिन जहां से वो निकल गए वहां क्या हुआ, वहां पर उसके बाद कई अंपायर्स आई, रोमन अंपायर आई, और एक बड़े समय के लिए वहां पर ओटोमन अंपायर थी। जब ओटोमन अंपायर वहां पे थी तो ऑलरेडी उस जगह पर कुछ ज्यूज रहते थे। इसके अलावा उस जगह पर ज्यूज के अलावा मुस्लिम रहते थे, क्रिश्चियंस रहते थे, और एक ऐसा पीरियड वहां पर आने लग गया जहां पर सब लगभग आराम से रह रहे थे। और इवन जो ज्यूज ओटोमन अंपायर के अंदर थे, जो यहूदी ओटोमन अंपायर के अंदर रहा करते थे, वो डिस्क्रिमिनेशन कम झेलते थे कंपेयर टू जो डिस्क्रिमिनेशन यहूदियों ने हंगरी में या बाकी यूरोपियन कंट्रीज में झेली। तो ओटोमन अंपायर के अंदर जब ये पूरा इलाका पैलेस्टीन का था तो यहां पर थोड़ी चीजें पीसफुल हुआ करती थी। लेकिन कुछ समय बाद लगातार यहूदियों ने दुनिया भर में जब त्रासदियां झेली तो एक व्यक्ति ने यह सोचा कि जब तक इजराइल को और यहूदियों को उनका अपना घर नहीं मिलेगा तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी, तब तक यहूदी खुश नहीं हो पाएंगे। और मैं बात कर रहा हूं उस व्यक्ति की जिसने ज़ायनिस्ट मूवमेंट को शुरू किया। मैं बात कर रहा हूं थियोडोर हर्ल्स की। थियोडोर हर्ल्स ने
असल में ये एक जर्नलिस्ट थे, ये हंगरी ऑस्ट्रिया में रहा करते थे, और इन्होंने कहा कि क्यों ना जो एक ज्यूइश होमलैंड है वो ज्यूइश कम्युनिटी के पास जब तक नहीं होगा तब तक दुनिया भर में वो दुविधाएं झेलते ही रहेंगे। कहा यह जाता है ज्यूज को दुनिया में एक ही जगह ऐसी है जहां पर डिस्क्रिमिनेशन झेलना नहीं पड़ा, वो जगह थी इंडिया। बाकी जहां भी गए उन्हें परसिक्यूशन का सामना करना पड़ा। तो जब यूरोप में त्रासदी आई तब भी जिम्मेदारी इन्हीं को सौंपी गई। कहीं युद्ध होता था ज्यूज को ही तबाह किया जाता था, उन्हें ही मारा जाता था, उन्हें ही बलि का बकरा बनाया जाता था। तो इसलिए थियोडोर हर्ज ने 1897 में ये बोला कि हमें एक मूवमेंट करनी पड़ेगी जिसके तहत हम दोबारा अपना होमलैंड बनाएंगे। जायनिज्म यहां से शुरू होता है और इस मूवमेंट की शुरुआत ये करते हैं। और ये समय आते आते ओटोमन अंपायर काफी वीक हो चुकी थी और इनको लगा कि सबसे सही जगह किसी चीज के लिए है तो वो दोबारा पैलेस्टाइन जाना ही है। और इन्होंने जाकर ऑफर भी किया था ओटोमन के सुल्तान को कि अगर आप हमें पैलेस्टीन बेच देते हैं तो हम आपके सारे के सारे कर्जे माफ करवा देंगे, सारे कर्जे चुका देंगे, क्योंकि इनकी जो डायस्पोरा थी काफी अमीर हुआ करती थी और दुनिया भर में त्रासदी झेल रहे थे। लेकिन जो ऑटोमन अंपायर के सुल्तान थे उन्होंने इनकी बात मानने से मना कर दिया। तो इसके बाद इनके पास दूसरा ऑप्शन ये था कि ज़ायनिस्ट मूवमेंट में लोगों को इकट्ठा किया गया, जागरूक किया गया कि वो अगर उन्हें पूरी की पूरी किंगडम वो खरीद नहीं सकते तो वहां जो लोग हैं उनसे जमीनें खरीदी जाएं। और शुरू हुआ ज़ायनिस्ट मूवमेंट जहां ज्यूस ने जाकर पैलेस्टीन में जमीनें खरीदनी स्टार्ट की। असल में वहां होता यह था कि जो किसान या जो व्यक्ति वहां पैलेस्टीन की जमीन पर रहने वाला है, जो वहां काम करता था, जमीन उसकी हुआ नहीं करती थी। जो वहां का लैंडलॉर्ड होगा, जो वहां रहता नहीं था, जो अरबिक लोग थे प्राइमरी, उनकी जमीनें हुआ करती थी और उन्होंने अपनी जमीनें बेचनी स्टार्ट कर दी यहूदियों को। और यहूदियों ने वहां पर जो पैलेस्टीन उन जमीनों के ऊपर रहते थे उन्हें वहां से भगाना स्टार्ट किया और धीरे धीरे करके वहां पे जमीनों पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। एक समय के बाद लगातार यहां जब पैलेस्टीनियंस आना ये झेलना स्टार्ट हुए कि भाई उन्हें उनकी जमीन से निकाला जा रहा है और बहुत से यहूदी यहां आ रहे हैं, ज्यूज यहां पर आ रहे हैं, तो उनके बीच में एक खटास आनी शुरू हुई और एक जंग की सुगबुगाहट से आनी स्टार्ट हुई। ओटोमन अंपायर समय के साथ और कमजोर होती जा रही थी और फिर आया मौका वर्ल्ड वॉर 1 का। और यहीं पर आता है ब्रिटेन, जिसने बोला कि वर्ल्ड वॉर 1 आने वाला है, हमें इस पूरे इलाके पे कब्जा करना है, हम थोड़े कमजोर हैं, ओटोमन अंपायर को हराना है, तो हमें मदद चाहिए होगी दो लोगों की। एक तो जो अरब कंट्रीज हैं उनकी, और दूसरा जो ज्यूज हैं इनकी भी जरूरत होगी, इनके पास बहुत सारा पैसा है और अरब कंट्रीज यहां पर विद्रोह कर दे तो ओटोमन अंपायर को हराना बहुत आसान हो जाएगा। और इन्होंने वादा किया था कि अरब्स को ये अपना अलग खुद का एक स्टेट बना के देंगी, जेरूसलम भी इनके पास रहेगा। जो अरब स्टेट बनाने की बात की थी वो ब्रिटिशर्स ने पहले ही कर ली थी अरब्स के अंदर कि भाई आपको एक अलग देश हम देंगे। और वो जो मीटिंग हुई थी उसे कहते हैं मैकमोहन हुसैन कॉरेस्पॉन्डेंस, जिसमें यह बात की गई कि अरब कंट्रीज को उनका अपना खुद का एक अरबिक कंट्री मिलेगी, अपना पैलेस्टीनियन स्टेट मिलेगा जिसमें उनके पास जेरूसलम भी होगा, बदले में अगर वो ओटोमन अंपायर के खिलाफ विद्रोह करते हैं। तो ये था मैकमोहन हुसैन कॉरेस्पॉन्डेंस और अरबिक कंट्रीज ने, अरब लोगों ने इनका साथ दिया और इस जंग में लड़े। याद रखिए जेरूसलम इस्लाम की तीसरी सबसे होलीएस्ट साइट है और ये जंग वहां स्टार्ट हुई, इनके विरोध में, ये खड़े हुए ओटोमन्स के विरोध में लड़ाई स्टार्ट हुई। लेकिन उससे कुछ समय बाद ही अगले ही साल इन्होंने एक और वादा कर दिया यहूदियों को, और जो वादा था बेल्फोर डिक्लेरेशन। इन्होंने कहा था कि आपके लिए एक होली लैंड हम बना के देंगे जहां पर एक इजराइल का अपना स्टेट होगा, ज्यूज स्टेट होगा, जहां वो अपने हिसाब से रह पाएंगे। और ये सब होने के बाद वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होती है और अरबिक लोग हैं, जो अरब लोग हैं, वो मानते हैं कि उनको उनके साथ पीठ पे छुरा भोगा गया, उनके साथ गद्दारी की गई और उनको उनका स्टेट नहीं दिया गया। जबकि बेल्फोर डिक्लेरेशन के बाद ब्रिटेन ऑलरेडी ये बोल चुका था कि नहीं अब तो ज्यूज को हम अलग स्टेट देंगे। इतना ही नहीं, एक एग्रीमेंट इन्होंने फ्रांस के साथ भी किया था जिसके तहत इन्होंने माना था कि जो पैलेस्टीन का इलाका या ब्रिटेन के पास रहेगा और ऊपरी लेबनान वगैरह फ्रांस को दे दिया जाएगा। ब्रिटेन ने ये 3 वादे 3 जगह किए और इसके बाद ज्यूज थे उनको लगने लग गया कि लगातार अब हमारा ये देश बन जाएगा और वो माइग्रेट करना शुरू हुए पैलेस्टीन की तरफ। तो आपको 1920 के बाद से सीधा सीधा दिखेगा कितनी ज्यादा मात्रा में ये एंटर करना शुरू करते हैं पैलेस्टीन के अंदर। तो इमिग्रेंट, ज्यूइश इमिग्रेंट लगातार यूरोप से निकल के आना शुरू करते हैं पैलेस्टीन में और यहाँ पर फिर विवाद होने स्टार्ट होते हैं पैलेस्टीनियन लोगों और ज्यूज के बीच में, जहां उनकी जमीन से ऑलरेडी जमीन खरीद के उनको बेदखल कर रहे थे। जब ये लोग लड़ रहे थे कुछ और घटता है। ज्यूज के लिए अलग स्टेट की मांग हो रही है और पैलेस्टीनियन अपने लिए अलग स्टेट मांग रहे हैं। ब्रिटेन कहता है कि क्यों ना 2 स्टेट बना दे, लेकिन इसको कोई मानने को तैयार नहीं था। और तभी होता है वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के अंतर्गत आपको पता ही है पोलैंड में, जर्मनी में जो ज्यूज हैं इनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार होता है, होलोकास्ट का सामना करना पड़ता है और इन्हें वहां से भाग के
जाने की जगह नहीं बचती तो इनमें से मेजॉरिटी लोग कहाँ जाते हैं, तो वो जाते हैं पैलेस्टीन। और उस समय ब्रिटेन सपोर्ट कर रहा होता है पैलेस्टीनियन शिफ्ट का, क्योंकि पैलेस्टीन में जैसे जैसे जीव्स लोग वहां से आ रहे थे उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और वो आकर और ज़मीनें धीरे धीरे कैप्चर करते जा रहे थे, और जिससे कि पैलेस्टीन की इलाके में जीव्स की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी और पैलेस्टीनियंस को अपने घर छोड़ के बाहर निकलना पड़ रहा था, जहां पर क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और जीव्स ऑलरेडी थे। तो इसके बाद समस्या ये आई कि जो एक बैलेंस ओटोमन अंपायर के अंदर हुआ करता था डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे पैलेस्टीनियंस हो, वो बैलेंस टूट गया और वहां पर हिंसा और ज़्यादा बढ़ने लग गई। और पॉइंट तब आ गया जब ब्रिटेन ने कहा कि अब हम कोई गारंटी नहीं लेंगे और हम जाएंगे और बदले में हम 2 स्टेट सॉल्यूशन देंगे जहां पर ये 2 राज्य बन जाएंगे। और उन्होंने कहा कि हम पैलेस्टीन का पार्टीशन करेंगे और बनाया यूएन पार्टीशन प्लान 1947 का, जहां 2 देशों की बात की गई, एक अरब स्टेट जो आपको येलो में दिख रहा है और एक जूइश स्टेट जो आपको रेड में दिख रहा है। तो ये बात की गई थी कि इस तरह के 2 स्टेट बनेंगे और देखिए दोनों लगभग बराबर के स्टेट हैं। ये रेड वाला आपका आज का जो इजराइल है वो है, और ये इन्होंने कहा था कि भाई ये हो जाएगा पैलेस्टाइन का स्टेट, येलो वाला। और जो जेरूसलम का शहर होगा वो इंटरनेशनल कंट्रोल में होगा, यूएन के कंट्रोल में होगा, क्योंकि 3 रिलीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको मानने से अरब स्टेट्स ने मना कर दिया, पैलेस्टीनियंस ने मना कर दिया, इजराइल तैयार हो गया और उसके बाद वहां से ब्रिटेन चला गया। और जब ब्रिटेन गया तो उसने अपना कोई वादा नहीं निभाया जो उसने तीनों पार्टनर्स को किया था। और हुआ ये कि उसके बाद जितनी अरबिक कंट्रीज थी वो साथ आए, उन्होंने कहा कि हमारे जमीन के ऊपर ये कब्जा करने की कोशिश है, और एक युद्ध स्टार्ट हुआ 1947 के बाद। 1948 में इजराइल को आजाद कराया गया, उसके बाद युद्ध होता है। इस युद्ध के बाद क्या होता है कि ये जो आप इजराइल देख रहे हो 1948 के वॉर के बाद, जहां अरब कंट्री सारी की सारी इजराइल पे हमला कर देती हैं, जॉर्डन जो बिल्कुल इजराइल के पास में है ये वेस्ट बैंक के ऊपर कब्जा करता है, और इजिप्ट गाजा के ऊपर कब्जा करता है, गाजा स्ट्रिप के ऊपर। बाकी का हिस्सा जो यहां पर हुआ करता था, देखिए ओरिजिनल जो प्लान था उसमें ये वाले हिस्से भी थे, इन सब हिस्सों पर तो आराम से इजराइल अपना कब्जा जमा देता है। और कुछ समय बाद 1967 में एक और 6 डे वॉर होती है, जहां पर इजराइल एक और बड़ी लड़ाई लड़ता है और गाजा स्ट्रिप से लेकर वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लेता है। इसके अलावा वो यहां से आगे जाकर सीरिया का ये इलाका जिसे गोलन हाइट्स कहते हैं, इसके ऊपर भी कब्जा कर लेता है, जो आज भी इजराइल के पास है। इतना ही नहीं, नीचे इजिप्ट के आसपास जो सिनाई पेनिनसुला है ये भी पूरा का पूरा इजिप्ट से छीन कर इजराइल अपने में मिला लेता है। तो इजराइल की अंपायर यहां से लेकर यहां तक फैल जाती है, यानी सीरिया का हिस्सा कब्जा कर लिया, पूरा पैलेस्टीन कब्जा कर लिया, वेस्ट बैंक कब्जा कर लिया, गाजा स्ट्रिप कब्जा कर लिया और यहां तक कि सिनाई पेनिनसुला भी कब्जा कर लिया। इस स्थिति में जो कंट्रोल इजराइल के पास था वो बहुत बड़ा था, और पूरी की पूरी जो अरब कंट्रीज हैं वो इजराइल के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। आज भी अरब वर्ल्ड में इजराइल के खिलाफ सख्त नफरत है, और इजराइल में भी अरबिक कंट्रीज के खिलाफ काफी नफरत देखी जाती है। युद्ध यहाँ लगातार होते रहते हैं, खून बहता रहता है। अगर यहाँ पर ये वादे ना किए गए होते ब्रिटेन के द्वारा अरब्स को और जीव्स को, तो शायद यहाँ पर पीस हो भी सकता था, शायद यहाँ पर एक हार्मोनियस रीजन रह सकता था। हो सकता था कि शायद यहां कभी इतने जीव्स ना आए होते, या फिर ये हो सकता था कि पैलेस्टीनियंस के साथ कोई एग्रीमेंट निकल गया होता। लेकिन ओटोमन अंपायर को हराकर अपनी आप को मजबूत बनाने के लिए ब्रिटेन ने जो दाव खेला, उसकी वजह से यहाँ पूरा इलाका तबाह हो गया। और आज आप देखिए तो जेरूसलम के हिस्से पर भी लगभग पूरा का पूरा कब्जा एक तरह से इजराइल का ही है, और गाजा का छोटा सा स्ट्रिप जहां पर हमास है बस ये बचा है, और इधर वेस्ट बैंक के ऊपर भी इनडायरेक्ट कंट्रोल इजराइल कर रहा है, और ऊपर गोलन हाइट्स के ऊपर तो सीरिया से छीन के पहले ही अपने पास इजराइल इसको मिला चुका है। और लेबनान के भी एक हिस्से में लगातार गोलीबारी वो हिजबुल्लाह के साथ करते ही रहते हैं। तो अभी स्थिति ये है कि इजराइल अपने आप को काफी ज्यादा एक्सपेंड कर चुका है और सारे अरब वर्ल्ड के साथ उसकी एक परमानेंट दुश्मनी सी बन गई है, खासतौर पर ईरान जैसे देश के साथ। तो आप मुझे बताइए, क्या इसके पीछे अकेले इजराइल जिम्मेदार है? क्योंकि यहूदियों को भागना पड़ रहा था, उनका होली लैंड उनके लिए यही था, वो इसी को अपना घर मान रहे थे, यहाँ आए। हाँ, उनकी गलती ये थी कि उन्होंने जबरदस्ती पैलेस्टीनियंस को उनके घर से ही निकाल दिया, और इतना बड़ा यहाँ पे डिजास्टर हुआ कि इतने सारे करोड़ों लोगों को अपने घर छोड़ के जाने पड़े। क्या जस्टिफाइड है वो? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्या इसके लिए सिर्फ इजराइल जिम्मेदार है, या केवल इसके लिए फिलिस्तीन या हमास या गाजा के लोग जिम्मेदार हैं? कोई जिम्मेदार नहीं है। इसके पीछे प्रमुख जिम्मेदारी बनती है ब्रिटेन की, जिसने ये सब शुरू किया। क्योंकि अब ये सॉल्व होता दिख नहीं रहा और पता नहीं आगे क्या होगा। देखते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि शांति हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।